मैं नीरज करण सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और सत्कार करता हूं। आप सभी के श्री चरणों में वंदन करते हुए, ये विषय अपने आप में एक बृहद विषय है। जब सरोकार की बात होती है, जब समाज की बात होती है, तो व्यक्ति से शुरुआत होते हुए सरोकार की बात समाज तक पहुंची, राष्ट्र तक पहुंची। तो इस विषय पर विमर्श हो, निवेदन आप सभी से ये रहेगा कि कोई भी व्यक्ति जब समाज की बात करे तो वो समाज का अभिन्न अंग है। खुद से समाज का निर्माण और उसके सरोकार के प्रति हमारा रुझान किस तरह का हो। मैं जब अगर पूरे विश्व में इतिहास की बात करूं तो एक इतिहास जो है वो एनाटॉमी पढ़ाया जाता है और बिफोर क्राइस्ट पढ़ाया जाता है। जब भारत के इतिहास की बात होती है तो एक देश की आज़ादी से पहले का एक इतिहास है और देश की आज़ादी के एक बाद का इतिहास। अब जब सामाजिक सरोकार की बात होगी तो एक कोरोना से पहले का सामाजिक सरोकार था और एक कोरोना के बाद का एक सामाजिक सरोकार है। और उसमें भी जब राजनीतिक सबक की बात हो तो उसके मीनिंग और उसके अर्थ बदल जाते हैं। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति अगर अपनी बात कहना चाहे तो यहीं से प्रारंभ करते हैं कि वो स्वच्छंद होकर अपनी बात हम कहें, और हमारे बीच में जब सांसद जी होंगे तो वो विमर्श विधिवत चलेगा। अनौपचारिक रखा गया तो इसको अनौपचारिक रखेंगे। विनम्र निवेदन के साथ में अगर कोई बात कहना चाहे, अधिवक्ता साहब की तरफ ही मैं खुद रुख करूँगा, क्योंकि जब अधिवक्ता साहब वकालत के नजरिए से कुछ कहें तो। मैं एडवोकेट वीके शर्मा, प्रेसिडेंट हूं यहाँ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मेरठ का। अभी कोरोना की बात हुई, अगर देखा जाए तो सामाजिक सरोकार जो बहुत बढ़ा वो कोरोना पीरियड ने बढ़ाया। पहले अपनी के व्यक्तिगत इंटरेस्ट हुआ करते थे, मैं और मेरा परिवार, लेकिन जब से कोरोना हुआ मैं, मेरा परिवार, मेरा पड़ोसी, मेरा देश, और ये सब आपने देखा होगा कि हम लोग कितने मिले जुले हैं। अगर एक कहीं कोई इंसिडेंट होता है, कहीं कोई घटना होती है तो पूरा का पूरा भारतवर्ष, ये जो भारतवंशी विदेशों में हैं वो सब एक स्वर में एक जगह आ जाते हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा हमारे सीडीएस रावत साहब का निधन हुआ। हर व्यक्ति की आंखों में आंसू थे। जो नेशनलिस्ट था, मैं नेशनलिस्ट जो था मैं उसकी बात कर रहा हूं, जो नेशनलिस्ट नहीं है उनकी बात नहीं कर रहा। इसके अलावा कभी आपने देखा होगा कई साल पहले एक प्रिंस नाम का बच्चा बोरवेल में गिर गया था। उसके लिए शायद ही कोई ऐसे व्यक्ति यहां बैठा हो जिसने देखा हो और उसकी आंखें नम ना हुई हो। सबने ईश्वर से प्रार्थना करी, वो चाहे किसी भी जगत के हों, किसी भी धर्म को मानने वाले हों, किसी भी धर्मानुयायी हों, सबने उसके लिए प्रार्थना करी। तो सामाजिक सरोकार एक खास तौर से मैं हिंदुस्तान के बारे में कहना चाहूंगा कि वास्तव में एक बॉन्डिंग बड़ी जबरदस्त है और ये मेंटेन हम लोगों को करना सिखाया इस कोरोना काल ने। अब हमारे कुछ साथियों की एडवोकेट्स की डेथ हुई तो मान के चले गए, ऐसा लगा कि जैसे हमारे परिवार का एक सदस्य चला गया। अगर मेडिकल कॉलेज में कोई की डेथ होती थी, वो हम लोग सुनते थे जब, तो ये लगता था कि हमारे बीच का हमारा एक आम नागरिक, हमारे एक हिंदुस्तानी चला गया। अब पॉलिटिक्स और सियासत की बात मैं नहीं कर रहा, केवल मैं सामाजिक सरोकार जो हम और आप सब लोग बैठे हैं, पॉलिटिकल परिप्रेक्ष्य में इनकी डेफिनेशन अलग अलग होती है। मेरा इंटरेस्ट अगर कुछ और है तो मैं वो बात करूंगा, आपका इंटरेस्ट कुछ और है तो वो अलग बात करेंगे। तो जहां तक सामाजिक सरोकार है, मैं तो यही मानूंगा कि हम सब लोग एक हैं। अगर कहीं कोई घटना होती है तो जिस प्रकार से हम सब लोग एक हो जाते हैं तो एक अपने में बहुत बड़ी भारतवर्ष की उपलब्धि है। इसी शब्दों के साथ मैं धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद वकील साहब, बिल्कुल सत्य कहा। एक भाव शून्यता जो है वो समाज में दिखाई देती है और इस कोरोना के बाद तो ये अक्सर देखा गया है कि एक अजीब तरह की भाव शून्यता है, एक अलग तरह का संचार शून्यता सी है। हम विचार तो करते हैं लेकिन ज्यादातर अब जो है सुप्रभात वो व्हाट्सएप पर ज्यादा करने लगे। ज्यादातर जो है किसी को संदेश भेजने में ये ज्यादा सोचने लगे हैं कि केवल संदेश भेज दिया जाए, व्यक्तिगत तौर पर ना मिला जाए। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा एक बहुत बड़ी खाई पाटता जा रहा है। और कुछ ऐसे शब्दों का जरूर मैं, क्योंकि मैं तो शब्द का विद्यार्थी हूं, मैं अक्सर सोचता हूं कि फिजिकल और सोशल डिस्टेंसिंग एक ऐसे शब्द गढ़ दिए गए हमारे सम्मुख। सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी, वो सामाजिक दूरी इतनी दूरी हो गई कि वो भाव शून्यता और ज्यादा बनती जा रही है। वो सामाजिक सरोकार जो भारत की सहिष्णुनी जमीन पर था वो कहीं ना कहीं रुक गया। मैं रुक करता हूं, हमारे कुलपति जी हमारे बीच में हैं और आप खुद सैन्य अधिकारी हैं। जब सेना की बात होती है तो वहां पर किस तरह का सरोकार, वो तो मेरे ख्याल से राष्ट्रीय सरोकार हो, और जब हम अपने समाज और अपने जीवन की बात करते हैं उस सामाजिक सरोकार हो, राष्ट्रीय सरोकार, वो कैसे सर्वोपरि है और किस तरह से मिलिट्री के अंदर वो सरोकार
इनकलकेट किया जाता है। आप अगर कुछ कह सकें तो। धन्यवाद। अभी एडवोकेट साहब ने जो बात करी कि हम सरोकार हमारे देश में चरम सीमा पे था जब हम कोरोना काल में गुजर रहे थे, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब भी कोई क्राइसिस हुई है देश में और कोई इमरजेंसी हुई है किसी भी तरह की, हम सब लोगों ने वो धर्म निभाया है सरोकार का। लेकिन क्या वाकई वो सरोकार की जो है हमारे दिलों में है, या वो केवल एक नी जर्क रिएक्शन होता है हमारा? अभी जैसे CDS रावत साहब का निधन हुआ, तो इस निधन को पूरे पब्लिक तक पहुंचाना और उनकी ये सबसे काम मीडिया का हुआ है। लेकिन कभी कभी यही मीडिया मिस इन्फॉर्मेशन का भी काम कर रहा है। बहुत जगह पे मिस इन्फॉर्मेशन भी हो रही है। आप चाहे YouTube में देखिए या चाहे WhatsApp पे देखिए और कई चीज़ों में देखिए, वो भी एक मिस इन्फॉर्मेशन हो रही है और उससे भी गलत संदेश जा रहा है पब्लिक में। और उससे मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से एक हमारे यहाँ एक बड़ी डिवाइड हो रही है समाज में, और उस डिवाइड को पाटने के लिए मीडिया को बड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। ये बताना मीडिया को रहना पड़ेगा कि क्या चीज़ें देश को ऊपर की तरफ ले जा रही हैं और क्या चीज़ें नीचे को, क्या चीज़ें एक समाज में डिवाइड पैदा कर रही हैं और क्या चीज़ें समाज में एक आपस में एक बंधुत्व की भावना तैयार कर रही है। तो मीडिया का बहुत बड़ा रोल है आज की डेट में। आपने मेरे से पूछा कि आर्मी में एक सरोकार, आर्मी तो एक बहुत ही बड़ी डिसिप्लिन्ड फोर्स है। वहाँ जो भी हर चीज़ होती है वो डिसिप्लिन से होता है, ऑर्डर से होता है। वहाँ इमोशंस का कोई वैल्यू नहीं होती, इमोशंस पे कोई काम नहीं होता है। वैरज जहाँ हम देख रहे हैं अभी हमारी सोसाइटी में, समाज में, इमोशंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इमोशंस पे सारी चीज़ें चल रही हैं। आर्मी इमोशंस पे नहीं चलती। वहाँ हर चीज़ जो है वो ट्रू नेचर है, जो दिल से है, वो वहाँ होता है आर्मी का। तो वो एक डिसिप्लिनेरियन सोसाइटी है। यदि उस तरह की डिसिप्लिनेरियन हमारी पूरी सोसाइटी में हो जाए तो हमारा देश जो आज है बहुत जल्दी तरक्की करेगा। एक डिसिप्लिन और समाज में जो हमारे अंदर जो फीलिंग्स हैं वो कैसे होनी चाहिए, इसके लिए हमें अपने आप में सोचना चाहिए कि कौन सी चीज़ें देश के लिए सही हैं, कौन सी चीज़ें समाज के लिए सही हैं, वो खुद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक जो प्रमुख जो बात मुझे लगता है कि जो आपने कही वो है मिस इन्फॉर्मेशन। पत्रकार का या लिखने वालों का, ये बौद्धिक योद्धाओं का एक बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए समाज के अंदर, क्योंकि सूचना का संप्रेषण पूरे बृहद समाज तक पहुंचाने का अगर दायित्व है तो वो पत्रकारों को। और इस सभा के अंदर 2 पत्रकार, वरिष्ठतम पत्रकार बैठे हुए हैं, तो इस पर राय जरूर मुझे लगता है लेनी चाहिए। मैं क्षमा याचना करता हूं कि मैं बीच में मुझे इंटरफियर नहीं करना था, लेकिन जो ये मिस इन्फॉर्मेशन की बात चली, मैंने सुना भी नहीं कि असल में ये कौन सा सामाजिक सरोकार था जिसके बारे में चर्चा हो रही थी। लेकिन मुझे डॉक्टर तनराज सिरोही यहाँ के मुझे एक याद आ गया कि जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सरोकार आज की तारीख में है वो ओमिक्रॉन। आजकल उसके बारे में मैं समझता हूँ कि जो हमारे बीच में सब लोग हैं, सब में एक डर है कि ये जो कोविड की तीसरी लहर कब आ जाएगी और कैसे आ जाएगी और उससे कैसे हमें बचा जाए। तो मैं समझता हूँ कि अगर उस सरोकार के ऊपर भी थोड़ी सी हम एक इन्फॉर्मेशन वाली बात कर लें तो कैसा रहेगा एक जनरल से, है ना। तो डॉक्टर तनराज सिरोही जो हैं, वैसे तो कई सारे हमारे बीच में डॉक्टर्स हैं, लेकिन डॉक्टर तनराज सिरोही जो हैं, क्योंकि वो खुद मेडिसिन के हैं। कहाँ हैं? हाँ डॉक्टर साहब, प्लीज़ आपसे निवेदन है कि थोड़ा सा। हैं, देखिए सामाजिक चीज़ में हर चीज़ आ जाती है। सामाजिक चीज़ में तो समाज के अंदर जो भी चीज़ है, जब स्वास्थ्य संबंधी कोई चीज़ आती है तो पूरा समाज अव्यवस्थित हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि आज के इस बैठक के अंदर अगर इसके ऊपर चर्चा हो जाएगी तो हमारा कल को एक समस्या जो आती है कि पूरा जो हमने देखा सेकंड जो दूसरी जो लहर आई थी उसमें पूरा वास्तव में समाज जो है वो इतना अव्यवस्थित हो गया, किसी को पता नहीं था क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे करना है। तो ये भी एक सामाजिक का ही हिस्सा है, सामाजिक विषय है। थैंक यू। आइए मैं फिर पुनः जिस विषय पे चर्चा चल रही थी उसमें बीच में मैं इंटरवीन करने के लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अभी नीचे ही आ रहा था तो सर ने अभी मेरे को नीचे ही एकदम से बताया कि इस पे एकदम से आपको चर्चा करनी है, बट क्योंकि काम इतना कर चुके हैं तो चर्चा तो लंबी भी बहुत हो सकती है। मैं सबसे पहले
सर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, सुभारती ग्रुप का मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं यहाँ बहुत दिनों से कार्यरत भी रहता हूँ और दोनों वेव्स में मेरे को सुभारती संस्था के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल में काम करने का जो मौका मिला कोविड में, ऐसा एक्सपीरियंस है, बड़ा मिश्रित एक तरीके से एक्सपीरियंस है ये। फर्स्ट वेव में हम लोगों ने बहुत डिफरेंट तरीके से टैकल किया, सेकेंड वेव एक अलग रूप में आई जो कि बहुत बड़ी महामारी के रूप में आई। शायद अब से 100 वर्ष पहले स्पेनिश फ्लू नाम से महामारी आई थी जिसमें लगभग 5 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी, जिसमें डाटा नहीं होता था लोगों के पास में, तब भी वो लोग 5 करोड़ लोगों की बात करते हैं। पहली वेव में हम लोगों ने डेल्टा वायरस से कोविड-19 के बारे में जिसको जाना गया, सेकंड इसमें स्ट्रिक्ट लॉस थे, लोग डरे हुए थे बहुत ज्यादा। फर्स्ट वेव में जिसको हो जाता था उसको उसके घर के सामने एक नोटिस चस्पा हो जाता था, वो बचता था, वो डरता था, हॉस्पिटल में जाने के नाम से वो कांप जाता था। तो ये थोड़ी सी अव्यवस्था बनी। सेकेंड वेव में हम लोगों ने देखा कि ये इसकी मारक क्षमता बहुत ज्यादा हो गई अचानक से। ये क्या हुआ, म्यूटेशन हुआ, इसने अपना प्रारूप बदल लिया, डेल्टा के रूप में आया, इसने अपना प्रारूप बदल दिया। प्रारूप बदलने से आदमी का रूप अलग तरीके से हो सकता है। इस प्रारूप बदलने से बहुत ज्यादा मृत्यु दर अचानक से बढ़ गया। मैं आप लोगों के संज्ञान में भी ये डालना चाहूंगा कि सुभारती संस्था ने दोनों ही वेव्स में, फर्स्ट और सेकंड वेव में जो काम किया वो बहुत सराहनीय काम था। सरकार की पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने का इससे बड़ा प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंटल डिपार्टमेंट हो नहीं सकता जितना कि सुभारती ने बिल्कुल गवर्नमेंट पॉलिसीज को इतनी अच्छे और सुचारू रूप से इंप्लीमेंट किया और बिना तैयारी के किया और बड़े सक्षम तरीके से, जो कि बहुत वाइडली अप्रिशिएटेड है। मैं कहना चाहूंगा कि जो फर्स्ट वेव में लोग नाम सुनकर भी डरते थे, अपने मरीज से मिलने नहीं आते थे, और मैं उसका बिल्कुल साक्षात गवाह हूं। डॉक्टर कृष्णा बिना डरे अब सबके कमरों में जाना, हमारे कितने लोग जो दिल्ली से भी आए सबके कमरों में जाते थे। ये एक लीडिंग बाय एग्जाम्पल एक तरीका होता है कि आपने एक लीडरशिप की जो बहुत बड़ी परिकाष्ठा सबके सामने दी। तो सेकंड वेव में हम लोगों की भी हिम्मत बढ़ गई कि भाई जब एक यंग डॉक्टर इतना मेहनत कर सकता है और जाकर के पेशेंट्स के बीच में, जबकि सब लोग बहुत डरे हुए थे, सब लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और वो हिस्सा ऐसा था जिसकी तैयारी नहीं थी। सेकंड वेव में मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा थी, वेंटिलेटर्स के पेशेंट बहुत ज्यादा थे। तो अब अगर हम बात करें थर्ड वेव की, थर्ड वेव के लिए हम लोग फिर से तैयार हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के माध्यम से तैयार हैं। क्या है थर्ड वेव, क्यों आ सकती है और ओमिक्रॉन के माध्यम से आ सकती है। ओमिक्रॉन नाम थोड़ा सा डरावना हो सकता है, डर सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये डरने की बात नहीं है। अब तक, आज तक का अगर डाटा बात करें, अभी तक की अगर बात करें, तो लगभग 59 कंट्रीज में ये दस्तक दे चुका है। इंडिया उसमें से एक है। महाराष्ट्र में, इंडिया की बात करें तो महाराष्ट्र में लगभग सबसे ज्यादा केसेस हैं। वहां आज के दिन से धारा 144 भी लगा दी है ताकि लोग इकट्ठे ना हो, वो एक अलग बात है। ओमिक्रॉन से डरने की बात नहीं, अच्छी बात यह है कि डरने की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो म्यूटेशन, मतलब इसका जो प्रारूप बदला है पहले के मुकाबले में, अच्छे के लिए बदला है। ये दूसरों को इन्फेक्शन तो ज्यादा दे सकता है, एक के बदले एक पेशेंट है अगर वो 5 को इन्फेक्शन दे सकता है, वो 5 को तो इन्फेक्शन दे सकता है, लेकिन वो 5 के 5 भर्ती नहीं होंगे, वो बाहर से ही अपना इलाज करा करके जा सकते हैं। अफ्रीका में जो ये पहली बार 19 केस मिले, 19 में से एक भी भर्ती नहीं हुआ, हॉस्पिटल नहीं गया। इसका मतलब यह है कि इसकी पैथोजेनिसिटी, यानी कि इसकी जो मारक क्षमता है, ये कम हो गई है। अगर प्रारूप की सीधी बात करें, समझने के तौर पे बात करें, जो इसमें बदलाव आया है वो बदलाव अच्छे के लिए आया है। अच्छे के लिए मतलब उसकी ताकत कम हो गई है, मारक क्षमता कम हो गई है। हो सकता है इस प्रारूप के बाद में वो समाज को छोड़ दे, ह्यूमन जाति को, प्रजाति को छोड़ दे, शायद ऐसा भी संभावना बन सकती है हम लोगों के साथ में। तो अच्छी बात यह है, लेकिन मारक क्षमता कम होने के साथ साथ फैलेगा तो ज्यादा। तो परेशान कौन हो सकता है? सीधी सीधी बात, परेशान वो हो सकता है जिसकी अपनी इम्यूनिटी पावर कमजोर होगी या जो वैक्सीनेटेड नहीं होगा। तो बचाव का तरीका ये निकल के आता है कि जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं है अभी भी, जिनको दोनों वैक्सीन नहीं लगी है, उनको वैक्सीन लगवाना चाहिए। सरकार इस पे बहुत काम कर रही है। बूस्टर की भी पॉलिसी मेरे ख्याल से बहुत जल्दी आने वाली है। बूस्टर भी जो लगेगा शायद उसी परिपाटी पे लगेगा, पहले सीनियर सिटीजन को लगेगा, हेल्थ केयर वर्कर्स को लगेगा जो उनको डील करेंगे, और फिर उसी तरीके से जैसे पहले एक बहुत ही ग्रेडेड तरीके से लगा था, अब वो ढांचा तैयार हो चुका है समाज में। उस ताने बाने के साथ में ही हम लोगों को दिया जाएगा कि बूस्टर्स को लगवाइए।
कैरी होम मैसेज आज का जो मैं अगर आपको देना चाहूँ तो ओमिक्रॉन का यही है कि ये फैलता ज़्यादा है लेकिन बीमार कम करता है, लेकिन फिर भी जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं है और जिनको वैक्सीनेशन करा लेना चाहिए उनको सबसे पहले इस बात के ऊपर ही ध्यान देना चाहिए। और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग तो अपनी जगह रहेगा ही रहेगा। ये तो मास्किंग वाला जो सिस्टम है और सोशल डिस्टेंसिंग ये अभी रहने वाला है। ये हमें अपने लाइफ में एक डिसिप्लिन की तरह से, जैसे हम लोग अपनी पॉकेट में रुमाल रखते हैं, उसी तरीके से अब जीने का तरीका एक हमें बनाना पड़ेगा कि मास्क पहनना है। और जो सुपर स्प्रेडर, जो एक नाम होता है सुपर स्प्रेडर, वो क्या चीज होती है? सुपर स्प्रेडर होता है जो इंडोर एक्टिविटीज होती हैं। इंडोर एक्टिविटीज में थोड़ा सा हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग सोशल जो मानक होते हैं हमारे सोशल डिस्टेंसिंग के, उनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसी के बाद साथ में अपनी बात को विराम देना चाहूंगा, यही मैसेज देना चाहूंगा कि वैक्सीनेशन सब लोग कराएं, मास्क सब लोग पहने। और ये बहुत खतरनाक चीज नहीं है लेकिन फैलने की क्षमता क्योंकि ज्यादा रख सकता है, तो हम लोगों को इस पे वैक्सीनेशन के ऊपर ही मैसेज के साथ में अपनी बात को विराम देना। धन्यवाद। अभी श्याम मोहन जी ने कहा था कि इसका स्वास्थ्य संबंधी विषय है ये, और इसका सामाजिक सरोकार कैसे है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि अभी जब ये दूसरी लहर चली थी तो कितने ही ऐसे लोग थे जिनकी अकाल मृत्यु हो गई और उनके घर वालों ने आने से मना कर दिया, और सुभारती की तरफ से स्पेशल एक टीम बनाई गई थी जो कि उनके क्रियाक्रम को खुद जाके कराती थी और उनके एशेज को भी पैक करा के उनको बाई पोस्ट भेजती थी या बाई कोरियर भेजती थी। तो समाज के ऊपर किस प्रकार से इसने प्रभाव डाला ये आप लोगों ने देखा। खैर, अब मुझे अभी भी सूचना प्राप्त हुई है कि हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय बस आने ही वाले हैं 2-3 मिनट में, तो मैं नीरज जी को वापस ये माइक दे रहा हूँ कि आप अपना चर्चा जारी रखें, मैं उनको लेने जा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जब कॉरियर इसकी कोविड वॉरियर की बात होती है तो हमारे सम्मुख जिन डॉक्टर साहब ने नाम बार बार लिया, कृष्ण मूर्ति जी हमारे बीच में हैं, जिन्होंने स्वयं ये पूरा अनुभव किया है। और डॉक्टर का तो एक ही सामाजिक सरोकार होता है, वो रोगी को स्वस्थ करना। तो मैं जानना चाहूँगा इस विषय पर आपके अनुभव क्या रहे, और सामाजिक सरोकार का तो स्रोत जो है वो एक डॉक्टर है। एक तो मैं सबसे पहले क्षमा मांगना चाहता हूँ क्योंकि मेरी इतनी हिंदी अच्छी नहीं है। मैं तो सबसे पहले यही देख रहा था कि सरोकार का माने क्या होता है, तो मुझे जो समझ में आया वो ये आया कि सामाजिक सरोकार मतलब सोशल कंसर्न्स, एनीथिंग विच इज़ अ कंसर्न फॉर द सोसाइटी, वो हमारा कंसर्न है एंड कैन बी अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन। मोटा मोटा हम जिस चीज़ पे बोलना चाहें हम बोल सकते हैं। तो अभी हमारा जो पार्ट है वो ओमाइक्रॉन और कोविड है, और स्पेशली ये मेरे से जो सवाल पूछा गया वो मेरे एक्सपीरियंसेस पूछे गए हैं। एक डॉक्टर की तरह एक्सपीरियंस बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं ये ज़रूर बता सकता हूँ कि मैंने ये कब डिसाइड किया कि मेरे को वहाँ पे जाके काम करना बहुत ज़रूरी है। जब मार्च के आसपास में आया था, 21 या 22 मार्च के आसपास इसका वो शुरू हुआ था, तब ऐसा आया था कि सरकार ने बोला तैयारी करो, और जो आदमी अंदर जाके तैयारी करेगा वो बाहर आके, और जो अंदर जाके ट्रीटमेंट करेगा वो बाहर बैठ के तैयारी नहीं कर सकता। तो एक बहुत बड़ा था, अगर मैं अंदर चला जाऊंगा तो इस पूरे का अरेंजमेंट करेगा कौन। मैं शुरुआत में 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाहर था, अंदर नहीं गया बिकॉज ऑफ दिस। इस बीच में हमारे पास 1-2 पेशेंट आए, और जो एक पहला वेंटिलेटर पे जो पेशेंट थे हमारे स्नेह तिवारी जी, वो फाइनली हम लोगों ने बहुत वो करके उनको वो बच भी गए। उसके बाद एक यंग लड़का था, और हमारे यंग डॉक्टर्स, यंग रेजिडेंट्स अंदर जाते थे, अंदर ट्रीटमेंट करते थे, और एक लड़का मर गया। जब वो एक लड़का मर गया, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा, लेकिन वो जो दोनों डॉक्टर थे उनका रोना बंद नहीं हुआ। लोग कहते हैं कि, अब मैं बताता हूँ एज अ डॉक्टर ये मुश्किल कहाँ पे होता है। अगर आपका कोई घर वाला मर जाए, एक इस इमोशन को जानिए। आप लड़ाई में किसी के साथ लड़ाई कर रहे हैं बॉर्डर पे, आपके साथ वाला गोली खा के मर जाए, एक इस इमोशन को समझिए। और अब एक तीसरा इमोशन समझिए, इसी लड़ाई में उसकी जान की जिम्मेदारी आपके हाथ में, और वो मर जाए। इन तीनों में से सबसे खराब चीज कौन सी है? तो बेसिकली जो डॉक्टर्स वहां पे फेस कर रहे थे, जो ऑन ग्राउंड डॉक्टर्स थे, वो ये थे कि उनकी जिम्मेदारी है कि इस आदमी को बचना। उनको पता है कि ये अगर कुछ कर सकता हूं तो मैं कर सकता हूं, मैं भले ही कुछ भी ना कर पाऊं लेकिन कम से कम उससे बात करके उसको शांत जरूर कर सकता हूं।
ऐसे में मेरे जूनियर मैंने जब पहली बार देखा कि मेरा JR रो रहा है, तो मैंने कहा भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उनका टीचर हूँ, कोई और अपनी ड्यूटी करे नहीं करे, मेरे को किसी को एग्जाम्पल नहीं सेट करना, मेरे को अपना काम करना। माई ड्यूटी इज टू ट्रेन देम, माई ड्यूटी इज टू लीड देम। इसलिए मैंने उस टाइम पे डिसाइड किया कि नहीं भाई मैं तो जाऊंगा ही। एक बार जब मैं अंदर चला गया, एज अ डॉक्टर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू, अभी इमोशन की बात नहीं कर रहा, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मजाक था। क्यों? क्योंकि जब हम नॉर्मल अपना काम करते हैं, मैं सर्जरी का काम करूंगा सर, अगर मेडिसिन का काम करेंगे और हमारे पास मरीज आ रहा है, तो हम सबसे पहले तो ये दिमाग लगाएंगे कि इसको बीमारी क्या है, उस बीमारी की सिवियरिटी क्या है, इसमें क्या क्या जांचें करानी है, अच्छा ये बीमारी है तो ये देना है, ये बीमारी तो ये देना है। तो एकेडमिकली इसमें कुछ नहीं रखा था, हर किसी को कोविड है और हर किसी का ट्रीटमेंट जो है फिक्स्ड है। अगर मैं आंख बंद करके सोते हुए बताऊं तो ये ट्रीटमेंट देना है, तो एकेडमिकली कोई वो नहीं था। अगर किसी का कंडीशन खराब है तो उसको साथ में ये करो, अगर किसी की कम खराब है तो उसको ये करो। लेकिन जो इमोशनल एस्पेक्ट था, मेरे वैसे भी सर्जरी का जो ट्रीटमेंट रहता है, अपने मरीजों को जो मैं करता हूँ, मैं दवाइयाँ कम देता हूँ, उनसे बात ज़्यादा करता हूँ। अभी जैसे कि एक गॉल ब्लैडर का पेशेंट है, उसके गॉल ब्लैडर का, हमारे शरीर में कैंसर होते हैं, कुछ खराब कैंसर होते हैं। अगर ये कैंसर हो गया तो आप समझ सकते हैं बचना बहुत मुश्किल है, जैसे गॉल ब्लैडर का कैंसर। अब ये करीब 40-45 ईयर ओल्ड फीमेल है, इनका मैंने गॉल ब्लैडर कैंसर का ऑपरेशन किया। पूरी चांस है कि ना बच पाए और ये सब करके, इस वजह से उसका मानसिक संतुलन भी बहुत अच्छा नहीं है और वो डरती भी है। मेरा काम वहाँ पे जाके ये नहीं कहना कि तुम्हारे को मैं दवा दे रहा हूँ। उसने मेरे से कहा डॉक्टर साहब मेरे गाँव में 2 मरीज और हैं पत्थर वाले और उनको ऑपरेशन हो सकता है। मैंने उसको बस ये बोला, देखो हमारे पीछे सड़क बन रही है, समय से ले आओगे तो उसका पत्थर इस्तेमाल हो जाएगा। इस पे वो हंसने लगी। अब उसको जो मैं दिन में 3 बार दवा दे रहा हूँ दर्द की, अगर मैं 1 बार की मिस भी करा दूंगा उसको दर्द नहीं होगा, और उसका घाव जो 1 हफ्ते में सही होना है वो 5 दिन में 3 दिन में सही हो जाएगा। कोविड में भी मेरा काम बस ये था, लोगों को जाके ये बताना कि हम हैं यहाँ पे। इलाज उनको क्या चल रहा है नहीं चल रहा वो नहीं, हम हैं यहाँ पे तुम्हारे लिए, अगर कुछ भी होता है वी आर जस्ट देयर फॉर यू। कोविड में इतना बता देना भी लोगों के लिए बहुत होता है। बाकी किसको जाओ किसको नहीं जाओ, किसको कितनी डोज लगनी चाहिए, ये सब भाई, तो मेरा जो बेसिक एक्सपीरियंस है जिसके बाद मैंने सोचा कि नहीं भाई मेरे को तो जाना ही है, वो यहाँ से शुरू हुआ था।